वर्तमान समय भारतीय रेल के रोलिंग स्टॉक में हम 75,000 कोच आईसीएफ, एलएचबी या वंदे भारत के माध्यम से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्री सेवाओं को प्रदान कर रहे हैं या चलाने में समर्थ हैं। इन विभिन्न प्रकार के कोचिंग स्टॉक में यदि यात्रा के दौरान लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, गार्ड के ना चाहने के बावजूद अचानक इस तीव्र गतिमान यात्रा में ब्रेकिंग हो जाए, चाहे वो पूरे रेक में हो, किसी एक कोच में हो या एक कोच की एक ट्रॉली में हो, तो कम समय में विश्वसनीय तरीके से हम उसको किस प्रकार जल्दी से जल्दी इस समस्या का निदान करें और आगे की यात्रा सुनिश्चित करें। आइए इस विषय में हम अध्ययन करें। उपरोक्त चलचित्र में एक एलएचबी कोच की ब्रेक बाइंडिंग का एक भीषण दृश्य आपने देखा। इससे आपको ब्रेक बाइंडिंग से होने वाली गंभीर दुष्परिणामों की भयानकता, भव्यता का परिचय मिल गया होगा। तो अब हमें कोचिंग स्टॉक में इन रूट, चाहे वो आईसीएफ हो, एलएचबी हो या वंदे भारत के कोच हो, उसको हमें किस प्रकार एक विश्वसनीय, सुरक्षित और कम समय में इसका निवारण करना है, इसको हम केमटेक के दिशा निर्देशानुसार, कौन सा एक पंपलेट है केमटेक का, इस पंपलेट के 2013 सितंबर 2013 के इस पंपलेट के अनुसार हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले ब्रेक बाइंडिंग, जैसा कि मैंने बता दिया था कि जब हम ना चाहें, एक अनवांटेड, जब हम ब्रेक की डिमांड नहीं कर रहे, ब्रेक नहीं चाह रहे और तब ब्रेक एप्लीकेशन हो जाए, लोको पायलट का A9 रिलीज है, बीपी का प्रेशर यदि 5 kg कई बार हो भी सकता है और कई बार नहीं भी हो सकता, लेकिन तब भी जो है ब्रेक एप्लीकेशन हो जाए तो ये ब्रेक बाइंडिंग है जब लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर ना चाहे। ब्रेक बाइंडिंग के कुछ पिक्चर आपके पास हैं। ये वो ब्रेक बाइंडिंग के पिक्चर हैं, जैसे इसमें रात को यदि दूर से देखें तो तेज अग्नि की लपटें तक हैं, ये घिसे ब्रेक ब्लॉक, ये सब चीजें आपको इसका एक दृश्य दें। और इसके बाद जैसे हमने पिछले अध्याय में आपको बताया, ब्रेक बाइंडिंग, ब्रेक स्किडिंग और स्लिप में क्या अंतर है, इन चीजों को आप इस चित्र के माध्यम से समझें। पिछले अध्याय में हमने आपको बताया। अब आप आए, इसके रिपरकशन क्या क्या हो सकते हैं, इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा, इसके दुष्परिणाम, इफेक्ट क्या है कि व्हील, बेयरिंग और सॉकर्स, इसको ये डैमेज कर सकता है। सबसे एक सिंपल सा इसका दुष्परिणाम है, पैसेंजर को डिस्कंफर्ट मिलेगा, उसको बहुत ज्यादा एक कर्कश आवाज, एक हैमरिंग साउंड, इस प्रकार उसे महसूस होगी और झटके भी लगेंगे। ठीक है ना। ट्रेनों की डिटेंशन होंगी जो आपके पीछे। हमारा जो रेलवे का यदि देखा जाए ट्रैफिक घनत्व के अनुसार, वैसे भारतीय रेल विश्व में चौथे, एशिया में दूसरे और ट्रैफिक घनत्व के अनुसार विश्व में प्रथम स्थान पर है। मतलब हम जो ट्रेनों का परिचालन कर रहे हैं और सुरक्षित कर रहे हैं। ठीक है ना। और डिटैचमेंट ऑफ दूसरा और क्या होगा, तो जितनी ट्रेन आपके पीछे हो सब डिस्टर्ब होंगी। ज्यादा व्हील खराब हो जाए, दुष्परिणाम हो, तो फिर रोलिंग स्टॉक रास्ते में कटेगा।
और सबसे भयानक, यदि आप बहुत ज्यादा झटके देख के ट्रैक्शन से एक ब्रेक बाइंडिंग कोच को खींचेंगे तो हो सकता हो ट्रेन पार्टिंग का कारण ना बन जाए, कि ट्रेन पार्टिंग के कारणों में कुछ इसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। तो ये ट्रेन पार्टिंग का कारण बन सकता है, बहुत बड़े एक्सीडेंट का कारण बन सकता है, ड्रिलमेंट का कारण बन सकता है। और हाई पावर फ्यूल कंजप्शन, मैंने बताया था कि लोको पायलट को कैसे पता लगता है कि ब्रेक बाइंडिंग हो गई, उसका एम्पियर मीटर बहुत ज्यादा हाई एम्परेज दिखाता है, ठीक है, और फाइनली ये ट्रैक को भी डैमेज करता है, ठीक है ना। तो ये इसके दुष्परिणाम है। ब्रेक बाइंडिंग का ये जो दुष्परिणाम, ये घटना घटती है ब्रेक बाइंडिंग की, कि ब्रेक पावर क्रिएशन सिस्टम, ये 4 मुख्य कारण है। एक तो जो लोको से आपकी ब्रेक पावर का क्रिएशन हो रहा है, अचानक पता लगा कोई फेरुल या जो पावर कार SLR है उसका ज्वाइंट, उसका BP एयर हॉज पुल आउट हो जाए, ठीक है, तो जो ब्रेक पावर क्रिएशन सिस्टम है वहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए। ब्रेक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, ब्रेक पावर क्रिएशन, तो जो लोको से आपके BP की तरफ जा रहा है। अब BP ब्रांच पाइप से जो ब्रेक रिगिंग में, मतलब ब्रेक सिलेंडर से और जो व्हील के ब्रेक ब्लॉक तक जो फोर्स ट्रांसमिट होता है, इसी के बीच ब्रेक रिगिंग में कोई समस्या हो जाए तो ये ब्रेक रिगिंग का है। ह्यूमन फेलियर नेग्लिजेंस, आप रख रखाव में आप किसी कारणवश किसी माल फंक्शनिंग के DB को डिटेक्ट नहीं कर पाए, MU वाशर आपने पुरानी कटी पटी इग्नोर की और वो रास्ते में कई चीजें इस प्रकार की हो जाए जिसमें मानवीय भूल हो, तो वो भी एक ब्रेक बाइंडिंग का कारण बन सकता है, ठीक है। मिसलेनियस फैक्टर, मिसलेनियस फैक्टर क्या है? आपका ब्रेक बाइंडिंग देखिए आजकल जैसे LHB कोच में फीबा, वेस्डा, ACP तो ब्रेक बाइंडिंग का कारण है। और रास्ते में कोई CRO हो जाए, कोई फॉरेन पार्टिकल BP पाइपलाइन वगैरह में उसको हिट कर दे, तोड़ दे, तो ये भी एक ब्रेक बाइंडिंग के कारण कोचेज में इस प्रकार हो सकते हैं। तो इन सब चीजों को आपको देखना होगा, ठीक है। जैसे वंदे भारत की हम बात करें, वंदे भारत में इतने सेफ्टी फीचर हैं कि आपका दरवाजा खुला रह गया तो भी वो ट्रैक्शन, वो ब्रेक बाइंडिंग तो नहीं होगा, लेकिन वो ट्रैक्शन को मूव नहीं होने देगा और आपको लगेगा कि ये ब्रेक बाइंड हो गया। यदि MR प्रेशर नहीं बना तो भी ट्रैक्शन मूव नहीं होने देगा, भले उसमें जो TCMS है, ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम है, वो सब कुछ आपको ड्राइवर कैब में ही बता देगा कि ये ब्रेक बाइंडिंग है या विंडो इसका डोर खुला हुआ है या इसका MR प्रेशर पूरा नहीं हुआ। उसमें पर्टिकुलर हर कोच के ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर भी आपको दिखाई देगा, आगे हम समझेंगे इसको। तो ये सब चीजें ब्रेक बाइंडिंग का या ट्रैक्शन के मूवमेंट का कारण ना होने के कारण बनेंगी। वो आपको बाद में डिफरेंस करना है कि ये ब्रेक बाइंडिंग है या ट्रेन 18 में डोर इसका सर्किट पूरा नहीं, मतलब बंद नहीं हुआ। तब आप आइए, साइन क्या है आपने पहले ही पढ़ा, असाधारण आवाज आएगी, ची ची, जब वो ब्रेक, उसमें अनयूजुअल ब्रेक ऑर्डर, बहुत दूर से आपको ब्रेक पैड के जलने की गंध आएगी, है ना, प्लास्टिक के जलने टाइप की गंध आएगी। वो आपको पता, कई बार हमें ऊपर बैठे बैठे जब हम पैसेंजर गाड़ियों में EMU में वगैरह में बैठते हैं तो ब्रेक पैड के जलने की स्मेल आपको दिखाई देती है। इनरेगुलर वैगन मूवमेंट, इसका क्या मतलब है? यदि कोई व्हील स्टक कर गया, अटक गया, पूरी तरह लॉक हो गया, तो वो झटकों से कभी यार आगे पीछे करेगा, तो दूर से ही आपको इसका वैगन का मूवमेंट भी पता लग जाएगा। ब्रेक हीट बढ़ेगी, जैसे वो आग दिखा रहे हैं, धुआं दिखा रहे हैं, और रेड हॉट ब्रेक डिस्क, ब्रेक व्हील और ब्रेक पैड दूर से ही आपको दिखाई दे। एबनॉर्मल व्हील रोटेशन, बाकी सिर्फ व्हील आराम से रोलिंग मोशन कर रहे होंगे और ये बिल्कुल स्लिप, स्किड या बिल्कुल जाम होता हुआ आगे बढ़ेगा।
एक्सेसिव ब्रेक वाइब्रेशन लोको पायलट को भी पता लग जाता है कि ब्रेक बाइंडिंग में या तो AFI बताएगा या उसकी एम्पियर मीटर बताएगी या उसके लोको का एबनॉर्मल चलना, भारी चलना। जिस प्रकार आपकी बाइक में, कार में यदि पंचर है तो पता लग जाता है, और कार में भी यदि हैंड ब्रेक लगा हो तो थोड़ी दूर पे जैसे आप कार स्टार्ट करेंगे आपको पता लग जाएगा कि कुछ अटक कर चल रही है, भारी चल रही है, तो आप एकदम देखेंगे कि मेरे तो हैंड ब्रेक लगे। इसी प्रकार यदि SLR में भी हैंड ब्रेक लगा है, पावर कार में लगेगा तो भी पता लग जाएगा, फिर हम उसको रिलीज करेंगे। और ब्रेक एयर लीक्स, यदि ACP के कारण, किसी और के कारण ब्रेक, तो बहुत दूर से आपको आवाज पता लग जाएगी। कैटल रनर से यदि कोई ब्रांच पाइपलाइन टूट गई तो वो भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज लक्षण है। भारतीय रेल में एयर ब्रेक का इतिहास यदि हम देखें तो सबसे पहले 1960 में फ्रेट ट्रेन और 1950 में मेड्रास में सबअर्बन ट्रेनों से प्रारंभ हुआ। विश्व में आप जानते हैं लॉर्ड वेस्टिंगहाउस साहब ने 1872 में विश्व रेलवे में इसका परिचालन प्रारंभ हुआ था। भारतीय रेल में 1950, 1960 और सर्वप्रथम 1982 में बॉम्बे नई दिल्ली राजधानी में एयर ब्रेक का शुभारंभ हुआ। और यहां से आज ये विशाल वृक्ष वंदे भारत जैसे EP और इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेक में, अत्याधुनिक ब्रेक में कन्वर्ट हो चुका है। LHB कोच, जिसमें फिएट ट्रॉली होती है, उसको इन रूट में यदि ब्रेक बाइंड हो जाए तो आपको किस प्रकार करना है। तो यदि पूरा रेक जाम है तो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से भी बताने का प्रयास किया, उसमें सारी कंडीशन यही होंगी जो इसमें है। लेकिन इसके अलावा क्या होगा, यदि ACP है, यदि फीबा एक्टिवेट हो गया, यदि वेस्डा एक्टिवेट हो गया तो पूरा रेक जाम होगा। ब्रेक एक्सीलेटर कहीं लीक हो गया तो पूरा LHB रेक जाम हो जाएगा। तो इन सब कारणों का आपको निदान करके फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। अब माना LHB कोच का, तो इसमें सारे वो ICF की कंडीशन है, ठीक है ना, जो हमने ICF में पढ़ा था। उसके अलावा जो फीबा, वेस्डा, ये सब चीजें आपको देखनी है। अब माना LHB कोच का कोई एक विशेष कोच ब्रेक बाइंड हो गया, ड्राइवर ने इंडिकेशन पाते हुए अपने AFI एम्पियर मीटर को देख के ट्रेन को खड़ा कर दिया, गार्ड साहब ने भी इमरजेंसी जो भी था उसको खड़ा किया, तो आप ALP लोको पायलट या एस्कॉर्टिंग स्टाफ अपना ट्रेन से डीबोर्ड होंगे, नीचे उतरकर उसको देखेंगे और देखें यदि जिस भी कोच के ब्रेक इंडिकेटर लाल होंगे, रात्रि के समय इसके डोर के ऊपर जो पावर पैनल एंड पर एक लाल रंग की लाइट ब्लिंक करती हुई नजर आएगी, तो ये दूर से आपको बता देगी कि इस कोच का ब्रेक बाइंड हो चुका। आप वहां जाइए, सुनिश्चित कीजिए, ठीक है ना, और पुल द रिलीज लीवर ऑफ द DB। और इसमें भी सबसे बड़ी बात है, इसमें कॉमन एयर ब्रेक का एक कंटेनर होता है जिसमें सारे बोगी को आइसोलेट करने का, फिल्टर करने का एक कॉमन जो है पैनल बना हुआ है, ठीक है ना, कंट्रोल पैनल ऑफ एयर ब्रेक सेंटर। आप वहां से सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भी है, सबसे पहले आप DB से इसको रिलीज करें। DB से यदि रिलीज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ये हरा हो जाएगा, लाइट ब्लिंक करनी बंद हो जाएगी। तो फिर आप क्या करेंगे, इसको रिलीज कर देंगे और उसके बाद आप कोच को आइसोलेट करते हुए, हम बताएंगे किस प्रकार आपको आइसोलेट करना है, तो उसको आइसोलेट करते DB को QRV के बाद आइसोलेट करते आगे बढ़ेंगे। यदि रिलीज, माना कोई एक ट्रॉली रिलीज नहीं होती तो उसमें क्या करना है कि जो मैंने बताया था, पैनल में लगे हुए दोनों ब्रेक के आइसोलेटिंग कॉक, बोगी 1 और 2 के आइसोलेटिंग कॉक को एंटी क्लॉकवाइज यूं घुमाइए और 90 डिग्री पे कर दीजिए। देखिए पहले यूं थे, अब आपने यूं कर दी।
जैसे ही आप इसको घुमाएंगे तो ये 90 डिग्री जाते ये आइसोलेट होने के बाद ब्रेक को भी रिलीज कर देगा। ठीक है, ये देख रहे हैं आइसोलेट कॉक, ये है, ये सैप के हैं, ये नोर के हैं। उसके बाद यदि सुनिश्चित हो जाए कलर भी चेंज हो जाए, वो रात को वो लाइट ब्लिंक बंद हो जाए, तीसरा आपको फिर मेथड वही करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, फिजिकली चेक कीजिए। ब्रेक ब्लॉक ने ब्रेक डिस्क में LHB में 110 mm की जो ब्रेक डिस्क है उसको छोड़ दिया है। अनुमानित 1.5 mm का क्लियरेंस है या नहीं है ब्रेक ब्लॉक, नाप आप नहीं पाएंगे, लेकिन आंखों से हाथ से हैमर हिला के आपको पता लग जाएगा। जब ये सुनिश्चित हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, वो ट्रॉली सुनिश्चित हो जाए, हरा हो जाए तो अच्छी बात है। यदि फिर भी नहीं हो रहे तो आप उस विशेष ट्रॉली का कोई विशेष व्हील है या विशेष व्हील सेट में, दोनों व्हील में, एक व्हील सेट में 2 ब्रेक डिस्क है तो किसी सिलेंडर विशेष का या सबका सिलेंडर अभी स्टक है, मतलब पकड़ा हुआ है, तो उसको आप फिर नोर और फेवले के जो नंबर मैंने बताए 24, 27 की या 46 नंबर की चाबी से इसको आप खोलीजिए। जब ये ब्रेक डिस्क को, इसके नट को आप खोलेंगे, एडजस्टर नट को, तो जैसे ही आप इसको खोलना प्रारंभ करेंगे ये ब्रेक डिस्क को, ब्रेक जो पैड है, ठीक है ना, ये छोड़ देंगे और आपको मैकेनिकली भी पता लग जाएगा। कैसे लगेगा कि भाई आप हिला के देखेंगे, क्लियरेंस आंख से भी दिखेगा थोड़ा बहुत। तो इस प्रकार आप इसको ब्रेक बाइंडिंग को रिलीज करेंगे। तो LHB कोच में भी एक वैगन का, और ये जब रिलीज कर दिया आपने तो फिर अंत में फिर वही आप दोबारा BP FP के बोगी को आइसोलेट कर दीजिए। वो किए हुए थे, आपने पहले किया था ना, तभी तो आप यहाँ बोगी से आइसोलेट आपने पहले कर दिया। DB से आपने आइसोलेटिंग आर चार्जर हैंडल को ऊपर उठा दिया और फिर एक बार QRV को रिलीज करके संतुष्टि होने के बाद आप इस कोच को विदाउट ब्रेकिंग में आइडियल अवस्था में लेते हुए अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। आइए अब इस प्रैक्टिकल को करते हुए LHB कोच पर, ट्रॉली पर किस प्रकार आपने करना है इसको देखें। भारतीय रेल में कोचिंग स्टॉक में 2000 से एक नई क्रांति आई जब तीव्र गतिमान LHB कोचों का आगमन हुआ। LHB कोच में भी जब चलते समय यात्रा के दौरान अचानक ब्रेक बाइंडिंग हो जाए, जिस प्रकार ये रेक गुजर रहा है पूरा रेक जाम हो जाए, तो इसमें आपको सर्वप्रथम ICF की तरह ये देखना पड़ेगा कहीं लोको चेंजिंग के समय, लोको रिवर्स के समय आप उसको मैन्युअली रिलीज करना तो नहीं भूलिए, नहीं तो दोबारा उसको सभी कोचों को DB के QRV से रिलीज कीजिए। LHB कोचों में हमने सुरक्षा के कई मापदंड अलग से रखे हैं, जैसे एयर स्प्रिंग में फीबा, वेस्डा और एयर ब्रेक में एयर एक्सीलेटर वाल्व। तो यदि फीबा या वेस्डा के कारण भी ब्रेक लगते हैं, सुरक्षा क्या है, यदि तीव्र गतिमान में कोई असुरक्षित व्यवस्था पैदा हो जाए, यदि आग लग जाए, एयर स्प्रिंग ट्रिल हो जाए, तो हम उसमें ब्रेक लगने का संपूर्ण रेक में एक प्रावधान दिया गया है। अतः LHB में विशेष तौर पर DB के क्विक रिलीज वाल्व से संबंधित समस्याएं, फीबा वेस्डा का रीसेटिंग, एयर एक्सीलेटर वाल्व यदि लीक कर रहा है, वर्किंग में है, तो उसको भी आप आइसोलेट करें या उसको रिपेयर करें और इसके बाद संपूर्ण रेक के ब्रेक बाइंडिंग को आप इस प्रकार रिलीज कर सकते हैं। इसके पश्चात हम दूसरे केस LHB ट्रेन रेक 24 में से किसी विशेष कोच के संपूर्ण को एक कोच में ब्रेक बाइंडिंग या उसकी एक ट्रॉली में ब्रेक बाइंड को कैसे रिलीज किया जाएगा उसके विषय में समझेंगे। अब
एलएचबी कोच की, एलएचबी ट्रेन रेक की 24-22 या जितने भी कोच की ट्रेन है 18 से 24, उसमें कोई कोच विशेष मतलब पूरा इस समय पूरे रेक की नहीं, किसी एक कोच का ब्रेक बाइंडिंग हो जाए और लोको पायलट ट्रेन मैनेजर इस पे एप्लीकेशन करते हुए ट्रेन को रोक दे, तो आप सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर और स्कॉटिंग स्टाफ वो आपस में तालमेल करते हुए ट्रेन से डिबोर्ड होंगे और दोनों तरफ से देखते हुए जाएंगे। तो आपको कैसे पता लगेगा? सबसे पहले ब्रेक इंडिकेटर, इसमें सबसे बड़ी सुविधा क्या है कि दोनों तरफ के ब्रेक इंडिकेटर जो भी लाल रंग का है तो इसका मतलब वो कोच ब्रेक बाइंडिंग में रिलीज है। दोनों साइड के सभी लाल हैं तो पूरी दोनों बोगी इसमें इन्वॉल्व हैं। इस केस को रिलीज करने के लिए आप सबसे पहले यदि मैकेनिकली ब्रेक बाइंडिंग हो चुका है, मैकेनिकल मतलब न्यूमेटिक के अनुसार, तो आप आइए डीवी के क्यूआरवी क्विक रिलीज वाल्व के हैंडल को खींचकर इसको रिलीज होना जो भी इसका टाइम है 20 सेकंड, थोड़ा सा समय लगभग 20 सेकंड तक इसको इंतजार कीजिए। यदि आपके ब्रेक इंडिकेटर इस प्रकार हरे हो गए ना हरे, तो आप समझ जाएंगे कि दोनों ब्रेक हमारे अब रिलीज हो गए। इस केस में आपका पहला प्रमुख कार्य है कि डीवी के आर चार्जर हैंडल अभी भी आइसोलेट किया हुआ, इसको आप जो वर्टिकली अवस्था से ऊपर इस टाइम जो है ये हॉरिजॉन्टल, इसको आइसोलेट कर दीजिए। आइसोलेट कर दिया, पुनः एक बार क्यूआरवी को खींचते हुए आप अपनी गति को प्रारंभ करें। इससे पूर्व एक और अवस्था है, पहला तो सबसे पहले यही हो जाए, माना इस प्रथम केस से डीवी के क्यूआरवी से रिलीज नहीं होते तो दोनों बोगी को ये इस टाइम आइसोलेट है, पुनः हम एक बार वर्किंग में कर देते हैं। आपने दोनों तरफ की जो ब्रेक पैनल कंटेनर में लगे हुए बोगी के आइसोलेटिंग कॉक को 90 डिग्री, इन दोनों बोगियों को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपने घुमा दिया ना, ये आइसोलेटेड है, ये दोनों बोगियां रिलीज हो जाएंगी। ये कौन सा केस था जब इससे, तो उसके बाद फिर आपने पुनः इनको आइसोलेट करते हुए, क्योंकि अभी आपको ज्यादा समय इस पे मेंटेनेंस का नहीं है, मेन लाइन क्लियर करनी है, पीछे की गाड़ियों का पंक्चुअलिटी लॉस भी रोकना है, तो इसको आइसोलेट करते पुनः डीवी के आर चार्जर हैंडल को उठा दीजिए, पुनः ऐसा आइसोलेट करते हुए क्यूआरवी को एक बार सुनिश्चित करें। ड्रेन को एआर टैंक को, ये देखिए इसमें बहुत क्लियर है, एआर टैंक जो 125 लीटर का जो ब्रेक एप्लीकेशन में इन्वॉल्व होता है, जिसका रोल है, इसको ड्रेन कर दीजिए। आगे की यात्रा सुरक्षित संरक्षित। इसके बाद ये भी ध्यान रखना है, इसमें एफपी का प्रेशर भी आप इस विशेष वैगन के, देखिए इसमें सारी सुविधा है, ठीक है ना। एफपी का प्रेशर आइसोलेट करें, ठीक है ना, बीपीएससी का आइसोलेट प्रेशर आइसोलेट करके एआर को ड्रेन कर, इस बात का ध्यान रखें। इस प्रकार ये कोच बिना ब्रेक के मतलब ब्रेक की आइसोलेटेड कंडीशन में होता हुआ यात्रा करेगा। जब इसकी प्राइमरी सेकेंडरी मेंटेनेंस होगा तो इसको हम निदान करेंगे। अब एलएचबी कोच में इन रूट ब्रेक बाइंडिंग यदि किसी एक कोच के, कौन सा चल रहा है, एक कोच के एक ट्रॉली में ही ब्रेक बाइंड होगी, ऐसा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इंडिकेट तो पता लग जाएगा, जिस ट्रॉली का ब्रेक इंडिकेटर लाल है जैसे इसका है ना, तो ये वाली ट्रॉली आपका ब्रेक बाइंडिंग में इन्वॉल्व है, दूसरे एंड का इंडिकेटर हरा होगा। उस केस में भी आप सर्वप्रथम डीबी के पास पहुंचकर इस पे जो बंधा हुआ क्यूआरवी का हैंडल है या क्यूआरवी से इसको खींचकर इसको रिलीज करें। फिर देखें ट्रॉली रिलीज हो गई या नहीं हुई। यदि ट्रॉली रिलीज नहीं होती,
जैसा इसमें दिखाया जा रहा है। ट्रॉली रिलीज हो जाती तो हम इस एंड की ट्रॉली को, इस ट्रॉली को आइसोलेट कर देते, पुनः एक बार QRV हैंडल को खींचते और अपनी यात्रा प्रारंभ करते। उस केस में हमारी ये वाली ट्रॉली जो है इन विदाउट सर्विस से, विदाउट ब्रेक एप्लीकेशन चलेगी, ठीक है ना। दूसरे एंड की माना फिर भी रिलीज नहीं होते तो फिर आपको इस एंड का ट्रॉली को, इसमें जो कंटेनर, ब्रेक कंट्रोल का जो कंटेनर है उसमें लगे हुए बोगी आइसोलेशन कॉक को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा देना। ये देखिए ब्रेक एप्लीक घुमाते ही ये हरा हो गया। उस एंड की ट्रॉली को पुनः समझे, रिपीट, उसको एंटी क्लॉकवाइज पूरा 90 डिग्री घुमाया इस दिशा में, और ट्रॉली रिलीज होते ही पुनः, ये दूसरा केस था, पुनः आपको QRV से DV को रिलीज करना है और R चार्जर हैंडल को कुछ नहीं करना, इसको आइसोलेट नहीं करना। जब पूरा कोर्स था, दोनों ट्रॉली थी, उसमें आपने इसको आइसोलेट किया था। यदि एक बोगी है तो बोगी आइसोलेटिंग कॉक से इसको आइसोलेट करते हुए आपको यात्रा प्रारंभ कर देनी। और उसके बाद भी, इसको आइसोलेशन करने के बाद भी यदि ये रिलीज ना हो, देखिए आप, ये फिर तीसरे केस को मैं बता रहा हूं कि आपने बोगी को तो आइसोलेट कर दिया, बोगी हैंडल से ये आइसोलेट देखो कर दिया था। इस केस में मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, बोगी आपने आइसोलेट कर दी, फिर भी ये आइसोलेट नहीं हुई या रिलीज नहीं हुई। फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आप संबंधित ट्रॉली पर जाएंगे और इसके जो BP पाइपलाइन की जो सप्लाई है इसको आप डमी कर देंगे, मतलब खोल के इसको डमी कर देंगे। इसके बाद भी आप पुनः आए और ब्रेक रिलीज नहीं हुआ, इंडिकेटर लाल है, तो फिर इस केस में आपको मैकेनिकली, चाहे वो पूरी दोनों व्हील सेट हो या एक व्हील कहीं ब्रेक बाइंडिंग में इन्वॉल्व है, हर केस में एक बात ध्यान रखिए, मैं बार बार बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको। अंत में मैंने बताया था नया 9 दिन पुराना 100 दिन, उसके साथ साथ इसको भी देखना है। जब रिलीज का इंडिकेशन हरा आ जाए तो आपको फिजिकली से भी देखना है। जैसे देखिए अभी यहाँ लाल है, देख रहे हैं आप, उधर लाल है, ब्रेक एप्लीकेशन है, और इधर ये हिल भी नहीं रहा। मैं कितनी ताकत लगा रहा हूं, ये हिल भी नहीं रहा। अब आप इसको, इसकी BP पाइपलाइन को खोल देंगे और इसको डमी कर देंगे, ठीक है। इसके बाद भी कोई व्हील सेट रिलीज नहीं होता तो फिर आप इसके एडजस्टेड नट को, जो नोर ब्रह्मसे में 24-27 की स्पैनर से और फेवले में 46 नंबर के स्पैनर से खुलेगा, ठीक है ना। इसको आप लगा के इसको खोलेंगे, देखिए भी आपको प्रैक्टिकल करके हमारे जेई महोदय दिखाएंगे। अब आप देखिए ये पाने से इसको हिला दिया, इसको सुनिश्चित कीजिए। ये अब आप देख रहे हैं जब बिल्कुल नहीं हिल रहा था ये, तो ये वही सिस्टम है। ये फिर चाहे आपको एक व्हील सेट के एक उस पे करना पड़े, चाहे आपको चारों ब्रेक सिलेंडर मतलब दोनों व्हील सेट पे करना पड़े, इसको आप करते हुए पुनः बोगी को आइसोलेट करते हुए आप आगे की यात्रा प्रारंभ करें। इस प्रकार आपने LHB कोच में समझा कि एक कोच में, एक ट्रॉली में या एक व्हील सेट में किस प्रकार आपने इन रूट ट्रबल शूटिंग को, उसका निदान करते हुए आगे की यात्रा समय से प्रारंभ करनी है। भारतीय रेल के रोलिंग स्टॉक के कोचिंग स्टॉक में वर्तमान का सबसे नवीनतम आधुनिकतम जो कोचेज है वंदे भारत ट्रेन रेक से।
तो वंदे भारत ट्रेन ब्रेक के अनवांटेड ब्रेकिंग, जब हम ब्रेक अप्लाई ना करें, ब्रेक लगाना ना चाहें, तो तब ब्रेक लग जाए, तो इस ब्रेक बाइंडिंग को, जिसे वंदे भारत में हम ब्रेक स्टक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, ब्रेक स्टक, ब्रेक का अटकना, तो वंदे भारत के ट्रेन ब्रेक में ब्रेक स्टक कौन से होंगे? जो फ्रैक्शन होंगे इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक या पार्किंग ब्रेक का, जिसमें इलेक्ट्रिकल और न्यूमेटिक हो, या मैकेनिकल ब्रेक का ब्रेक स्टक होना, ब्रेक बाइंडिंग होना। आप किस प्रकार इन रूट इस समस्या का निदान करेंगे, आइए इस विषय में अध्ययन करें। इस प्रकार वंदे भारत ट्रेन ब्रेक के ब्रेक स्टक होने के, जो ब्रेक स्टक होने के कारणों की हम आज चर्चा करेंगे। इससे पूर्व मैं आपको बता दूं, कई बार कंप्लीट ब्रेक जाम, जैसे हमने अभी आईसीएफ और एलएचबी में पढ़ा, इस ट्रेन ब्रेक में हमारे सुरक्षा के मानदंड बहुत ज्यादा हैं। उदाहरण के तौर पर कई कारणों से ट्रैक्शन मूव नहीं कर पाएगा, तो आप हमेशा ये ना सोचें ब्रेक जाम हो गए। जैसे डोर का खुला रहना, पैसेंजर डोर यदि खुला रह गया तो ये मशीन इंटरफेस के कारण ट्रैक्शन को मूवमेंट ही नहीं होने देगा। यदि एमआर 7.5 kg से नीचे हो गया तो ये उसको मूवमेंट नहीं होने देगा। तो आप इन सब, उसके बाद कोई पार्किंग ब्रेक, कोई बोगी में ब्रेक एप्लीकेशन हो गया, इलेक्ट्रो न्यूमेटिक ब्रेक किसी बोगी पे डेवलप है, तो ये इसको मूवमेंट नहीं होने देगा। और इन सब परिस्थितियों में ट्रेन ब्रेक खड़ा हो जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है भाई, डोर का है तो डोर से करें, एक अलग समस्या है। और यदि ये एमआर प्रेशर नहीं, तो एमआर प्रेशर जब बनेगा तब आगे ट्रैक्शन मूव करेगा। लेकिन यदि आपको इन सब चीजों का पता कैसे लगेगा, यदि हम इतना करेंगे तो हम कंफ्यूज होंगे। तो इसके लिए टीसीएमएस पर, जो दोनों लोको कैप पे, दोनों एंड की लोको पायलट कैप पे, लोको पायलट के पास टीसीएमएस में, ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम में जो फेलियर है, डोर का है तो डोर का, यदि उसके एमआर का है तो एमआर का, किसी भी सेफ्टी कार लास्ट में यदि ब्रेक से रिलेटेड है तो किस यूनिट में है, किस कोच में है, ये बहुत क्लियर आपको ऊपर ही पता लग जाएगा। तो ब्रेक बाइंडिंग का, ब्रेक स्टक का किसी विशेष कोच में, किसी पार्किंग ब्रेक का, किसी इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक का, ईडी ब्रेक का नहीं, ब्रेक स्टक हमेशा इलेक्ट्रोन्यूमेटिक या पार्किंग ब्रेक के मैकेनिकल वाले ब्रेक में होगा, फ्रिक्शन ब्रेक में होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप कहां से पता करेंगे? टीसीएमएस से आपको ऊपर ही सब चीज पता लग जाएगी, और नीचे जाके फिर आपको इसको क्लियर करना पड़ेगा, मतलब रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ट्रबल शूट करके आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आप मोटा मोटा समझिए, वंदे भारत के एक्सप्रेस में ये नॉरब्रम से, जो ओईएम है फेवलेयर नॉरब्रम से, तो इनके इस मैनुअल से आप देखें सर्विस ब्रेक, इसमें ईडी ब्रेक को प्रधानता दी जाती है, क्योंकि इससे रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी कहते हैं। फ्रैक्शन नहीं, इसमें डायरेक्ट फ्रैक्शन से ये ब्रेकिंग नहीं होती, ये ब्रेक के मोटर एक्सल की स्पीड से, इसको रीजनरेटिव इसलिए कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को भी प्रोड्यूस करता है, और ये इलेक्ट्रिक करंट आने वाले पीछे वाले ट्रेन ब्रेक को पूरी सुविधाएं देता है। और कुछ जगह इससे हम एनर्जी को सेव करके और अच्छे यूज करते हैं, ठीक है, इसलिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग है। लेकिन किसी कारणवश इसमें जो ब्रेकिंग, जैसे ही किसी स्पीड पर लोको पायलट ब्रेक को अप्लाइड करेंगे थ्रोटल के जरिए, तो ये स्पीड के अनुसार खुद ही डिसाइड कर लेता है, ठीक है ना। ये खुद कैसे, जो ब्रेक, जो इसके ब्रेक कंट्रोलर हैं, ठीक है ना, वो ब्रेक ट्रांसफार्मर हैं, कंट्रोलर है,
ये खुद डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कितना ईडी ब्रेक लेना है, और यदि उससे स्पीड कंट्रोल नहीं हो रही तो ऑटो ही इलेक्ट्रो न्यूमेटिक ब्रेक को भी अप्लाई कर देता है, दोनों ब्रेक को भी। जैसे 130 की स्पीड से आपको 40 पे आना है तो ब्लेंडिंग ऑफ ब्रेक मतलब ईडी ब्रेक और ईपी ब्रेक का संयुक्त मिश्रण इसमें लगेगा, ठीक है ना। कई बार यदि आपको सर ईडी ब्रेक फेल हो जाए तो इस केस में ईपी ब्रेक भी इसमें लगते हैं, सिक्योरिटी ब्रेक्स है ना, इमरजेंसी ब्रेक, इसमें ईडी ईपीआर पार्किंग सारे ब्रेक एक साथ ब्रेक अप्लाइड हो जाते हैं। उस पार्किंग ब्रेक क्या है, स्पीड कंट्रोल्ड ब्रेक है। अभी दिखाएंगे हम अगली वीडियो में कि इन रूट हमें कैसे पार्किंग ब्रेक को और इलेक्ट्रो न्यूमेटिक ब्रेक को रास्ते में किस प्रकार इसको ट्रबल शूट को क्लियर करके आगे की यात्रा करनी है, ठीक है ना। तो आइए इस वीडियो में जो ट्रेन सेट डिपो सकूर बस्ती में, जो कि इसका ट्रेन सेट 18 का सबसे पहले भारतीय रेल में सबसे पहले सबसे प्रमुख और सबसे उन्नत डिपो है, उस पर हम हमारे द्वारा बनी ये वीडियो के हाउ टू अटेंड इन ट्रबल शूटिंग इन रूट ऑफ वंदे भारत ट्रेन इफ ब्रेक स्ट्रक, यदि ब्रेक बाइंडिंग हो जाए कैसे करना, इस वीडियो में आप देखिए पहली वीडियो में, आप इसका ध्यान से समझें। अगर ब्रेक बाइंडिंग हो जाती है हमारे रेक के अंदर तो उसके अंदर क्या प्रोसीजर करना है वो देखना है। जब ब्रेक बाइंडिंग का केस होगा तो यहाँ पर हमारे पास मिनिमम 1 ब्रेक अप्लाइड का एक मैसेज इंडिकेशन शो हो जाएगा कि एक ब्रेक अप्लाइड हो रखी है हमारे पास। तो उसके बाद हमें चेक करना है कि किस कोच के अंदर वो ब्रेक एप्लीकेशन हो रखी है। तो हम जैसे गाड़ी अभी चल रही होगी तो मूवमेंट में आपको यहीं से पता लग जाएगा कि ये यहाँ पर एक सिंबल शो होने लग जाएगा कि ब्रेक लगी हुई है इसकी। तो हम यूनिट 1 में जाएंगे, आप देखेंगे ये सारी रिलीज हो रखी है। अभी सिर्फ एक ये पर्टिकुलर कोच के अंदर ये एक ब्रेक लगी हुई है। उसी तरह यूनिट 6 में भी हम चेक करेंगे, यूनिट 6 में भी हमारे पास MC1 में लगी हुई है ब्रेक, और उसी तरह हमारे पास यूनिट 1 में लगी हुई है MC2 में। तो इन दोनों कोचेस के अंदर हमें ये ब्रेक्स हटानी है कि गाड़ी हमारी मूवमेंट प्रॉपर्ली कर सके। उस केस में हम क्या करेंगे, हम एक बार फिर ब्रेक में भी देख लेंगे कि क्या प्रेशर है। हमारे में सारे के सारे रिलीजिंग है, एक MC2 और MC1 है जिसके अंदर हमारा प्रेशर शो हो रहा है 1.7 1.6 का। अब हमें इसको रिलीज करना है कि गाड़ी हमारी मूवमेंट कर सके, कोई दिक्कत ना हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे बैक में। अब हम नीचे जाएंगे उस केस में, और जो BIC को होंगे उस पर्टिकुलर कोच के MC1 और MC2 के वो कट आउट करेंगे, और फिर आगे वापस स्क्रीन में देखेंगे कि एक्चुअल में हमारी जो ब्रेक रिलीज हुई है कि नहीं हुई है। और मिनिमम 1 ब्रेक अप्लाइड का जो मैसेज आ रहा है उसके अंदर इंडिकेशन लैंप के अंदर ये यहाँ पर ब्लिंक होना बंद हो जाएगा। ऊपर देखा था उस कोच के अंदर हमारे पास ब्रेक के अंदर ब्रेक सेंटर के अंदर प्रेशर शो हो रहा था। ये हमारा BIC कोक होता है, इस BIC कोक को हम रिलीज कर देंगे। उसके बाद हम इसको फिजिकली भी चेक करेंगे कि जो हमारे ब्रेक है वो रिलीज हुए है कि नहीं हुए है। जैसे ये थोड़ा रिलीज हो रहा है अभी, देखो ये रिलीज हो चुके हैं पूरे के पूरे। अभी उसी तरह एक दूसरा कोच और था, जिधर ये दूसरे कोच में भी ये हमारे लगी हुई थी BIC थी, इसको रिलीज कर देंगे। रिलीज करने के बाद वेट करेंगे कि पूरा प्रेशर रिलीज हो सके। देन उसके बाद हम कैलिपर को फिजिकली चेक करेंगे कि रिलीज हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे आप देख रहे हो ये रिलीज हो चुकी है। अब हम वापस TCM स्क्रीन पे जाएंगे और चेक करेंगे कि ऊपर कि वो जो प्रेशर शो हो रहा था वो 0 हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे देखो कि यहाँ पर जो पिंक सिंबल शो हो रहा था कि ब्रेकिंग लगी हुई है, आप देखो कि ये ब्लू पोजीशन में आ चुका है। इसका मीनिंग है कि जो हमारी जो ब्रेकिंग लगी हुई थी ब्रेक बैंडिंग के केस में वो हमने रिलीज कर दी है। अब हम वापस इसकी ब्रेक के अंदर जाएंगे, चेक करेंगे। आप देखो कि ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर यहाँ पर शो हो रहा था प्रेशर, अब यहाँ पर सारा 0 प्रेशर शो हो चुके हैं। अब हमारी जो गाड़ी है वो मूवमेंट के लिए तैयार है। और अब ब्रेक बैंडिंग, अब जब ब्रेक बैंडिंग का केस है, अगर ब्रेक बाइंडिंग हमारी होती है पार्किंग ब्रेक की वजह से, तो उसमें हम क्या चेक करेंगे। जैसे किसी को पर्टिकुलर कोच में हमारे पास सपोज करो कि ब्रेक बाइंडिंग हुई है, मान लो इस वाले कोच में हमारे पास ब्रेक बाइंडिंग हुई है, बाकी उस केस में हमारे पास सारे पार्किंग लीवर रिलीज होंगे। सिर्फ इसी कोच के अंदर हमारे पास जो पार्किंग का होगा, जो सिंबल होगा वो शो होगा, बाकी इस सब में वो ब्लू सिंबल शो होगा, और इस वाले पर्टिकुलर कोच में ये पिंक शो होगा। अब पार्किंग ब्रेक में सिस्टम में हम क्या करते हैं कि हमें नीचे जाना है, उसके अंदर हमारे पास एक ब्रेक स्किड पैनल होता है, उसके अंदर से पार्किंग ब्रेक का एक कॉक होता है, आइसोलेटिंग कॉक। उस आइसोलेटिंग कॉक को काटना है। उसके बाद इसमें पर्टिकुलर पूरा कोच
जो होता है वो हमारा पूरा आइसोलेट हो जाएगा। उसके बाद हम उसके जो लीवर होते हैं उसको रिलीज करेंगे, फिर देन वापस हम TCMS स्क्रीन के अंदर आएंगे, फिर इसको ओवरराइड करेंगे पार्किंग ब्रेक को। पहले हम देखते हैं, जैसे मान लो इस पर्टिकुलर कोच के अंदर हमारे पास पार्किंग लगी हुई है, तो हम नीचे चल के देखते हैं कि कौन सा वाला जो लीवर है जो हमें रिलीज करना है कि ये हट जाए। जैसे हमारे पास है यूनिट 1 का MC1 कोच है, तो हम इसके अंदर भी जा रहे हैं और देखेंगे। अब जैसे ये हमारे ब्रेक यूनिट पैनल है, इसके अंदर हमारे पास एक PP का कोक होता है, वो सबसे पहले हमें कट आउट करना होगा। सबसे पहले हम इसको रिलीज कट करेंगे। ये वाला जो कोक देख रहे हो आप, ये पार्किंग का होता है PP का, इसको हम कट करेंगे। कट करने के बाद इसको हम वापस रख देंगे, बंद कर देंगे। ये बंद करने के बाद हम फिर बॉगी के अंदर जाएंगे। बॉगी में हमारे पास डायगोनल में हमारे पास पार्किंग ब्रेक के लीवर्स होते हैं, उनको रिलीज करना होगा और ये दोनों बॉगी के अंदर होगा। जैसे इसको पहले रिलीज किया, ये रिलीज है। अब हम पर्टिकुलर उस वाले में जाएंगे जो डायगोनली में है। उधर ये हमारे डायगोनल में होता है, एक इधर होता है एक इस पे होता है। इसको रिलीज करेंगे और चेक करेंगे रिलीज है। उसी तरह हम दूसरी बॉगी के अंदर जाएंगे, सेम इसी तरह बॉगी के अंदर हम इसको रिलीज करेंगे इस लीवर को और चेक कर लेंगे रिलीज है। देन सेम उसी तरह हम डायगोनल में जाएंगे उस साइड, जैसे ये है। अब इसको हम रिलीज करेंगे। अब इसके बाद हम ऊपर जाएंगे DDU में, TCMS स्क्रीन के ऊपर, और इस पार्किंग ब्रेक का जो सिस्टम है उसको ओवरराइड करेंगे कि ये वापस पार्किंग ब्रेक ना लगे। मेंटेनेंस मोड में जाएंगे। यहाँ पर मेंटेनेंस मोड में जाने के बाद ट्रेन सेटिंग में जाएंगे। ट्रेन सेटिंग में बाद ब्रेक ओवरराइड सिस्टम में जाएंगे। इस ब्रेक ओवरराइड जाने के बाद जो हमारे पास कोच है जिसके अंदर हमारे पास ब्रेक लगी हुई थी, उसको हम यहाँ पर कर देंगे पार्किंग ब्रेक ओवरराइड। ये पार्किंग ब्रेक हमारी ओवरराइड हो गई है। अब हमारा सिस्टम बिल्कुल ओके हो गया। अब हमारी ब्रेक में पार्किंग ब्रेक से रिलेटेड कोई इशू नहीं आएगा। अब इस पर्टिकुलर कोच में जाके देख सकते हो कि यहाँ पर जो MC1 था यूनिट 1 का, यहाँ पर ये सिंबल शो हो जाएगा कि मैंने आइसोलेट कर दिया इस कोच को इस पार्किंग ब्रेक की लीवर की वजह से। अब ये गाड़ी नॉर्मली मूवमेंट के लिए चल रही है। थैंक यू। इस प्रकार आपने भारतीय रेल के रोलिंग स्टॉक के ICF, LHB और वंदे भारत के कोचेस को इन रूट ब्रेक बाइंडिंग की ट्रबल शूटिंग का निदान किया। और इस प्रकार जैसे ये वंदे भारत LHB का ट्रेन रेक जो ब्रेक बाइंडिंग में इन्वॉल्व हो गया था, ब्रेक बाइंडिंग को हमने निदान किया और केमटेक रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशानुसार जो उन्होंने सुझाया है, इस रेक को ब्रेक बाइंडिंग निदान करने के बाद हमें आशा है आप सभी ICF, LHB और वंदे भारत के ट्रेन रेक को आगे की यात्रा के उसकी सफल सुखद और मंगलमय यात्रा के लिए आगे रवाना करेंगे। धन्यवाद।